वकास है उसका नाम, ठीक है। ऑलरेडी आपके कितने लेक्चर हो चुके हैं? सर अभी तक तो कोई नहीं हुआ। आपने कोई नहीं लिया? 2 हो गया मेरा ख्याल सर। अच्छा, उसमें मैंने आपसे 5 जनरेशन पूरी करवा दी थी लास्ट टाइम? नहीं, फोर्थ जनरेशन से शुरू करना था। फोर्थ जनरेशन में मसला आ गया था सर, ये वो वॉइस का। वॉइस का मसला आ गया। चलिए मैं वही शेयर कर देता हूँ। ये जुनेद, क्यों आप इसके ऊपर लाइनें लगा रहे हैं? ओके, लास्ट लेक्चर में से किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछें। आपका सेशन कौन सा? 17 से 19 तक। उसमें तो पता नहीं चलेगा। ये होना चाहिए। रहीम, फोर्थ जनरेशन जो है ये लास्ट टाइम मैंने कवर करवा दी थी। इसमें अगर किसी का क्वेश्चन है तो आप पूछें, फिर हम जनरेशन नंबर 5 की तरफ मूव करें। सर ये दोबारा एक बार करवा दें रिपीट। नहीं, उसमें जहाँ से आपको समझ नहीं आई वो मुझे बताएं तो मैं वो आपको रिपीट करवा देता हूँ। इसके सर सॉफ्टवेयर वगैरह की तरफ क्या आता है इसमें? मोहम्मद माज, दोबारा बताइए क्या बात है। इधर ये नहीं सही हो रहा सर, का मैंने तो कुछ कहा ही नहीं है यार, ये क्या हो गया? ओके, अगर किसी का कोई प्रॉब्लम नहीं है तो अपना माइक आप बंद कर लें। मैं आपको वैसे रिवाइज करवा देता हूँ, कुछ जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। इसमें मैंने आपसे ये बताया था कि जो हार्डवेयर के लिए फोर्थ जनरेशन के अंदर हमारे पास वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन टेक्नोलॉजी फॉर आवर आईसीज ये आ चुकी थी। हमारे पास मल्टी माइक्रो प्रोसेसिंग जो है और सेमी कंडक्टिंग मेमोरी के ऊपर हम लोग शिफ्ट हो चुके थे। और उसके बाद हमारे पास जो हार्डवेयर की हार्ड डिस्क की कैपेसिटी है वो इंक्रीज हो गई, ज़्यादा थी, प्रीवियस से ज़्यादा हो गई। और इसी तरह जो पोर्टेबल स्टोरेज मीडिया है वो इंट्रोड्यूस हुआ इस जनरेशन के अंदर, और उसमें शामिल हैं हमारी मैग्नेटिक टेप्स और इसके बाद फ्लॉपी डिस्क। इसके बाद पर्सनल कंप्यूटर्स जो हैं वो अवेलेबल थे, पोर्टेबल पर्सनल कंप्यूटर्स, डेस्कटॉप हो चाहे लैपटॉप्स हों, वो फोर्थ जनरेशन के अंदर अवेलेबल थे। तारिक चंदू, आप कहीं बस स्टेशन पर हैं? ओके, ठीक है। इसके बाद हमारे पास सुपर कंप्यूटर बेस और पैरेलल वेक्टर प्रोसेसिंग और सिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी जो है वो अवेलेबल थी। सिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी का मतलब है कि हम एक ही टाइम के ऊपर ज्यादा जॉब्स को प्रोसेस कर रहे हैं। ज्यादा जॉब्स कौन सी? जो हम कंप्यूटर को अपनी इंस्ट्रक्शन देते हैं कि वो हमारे लिए काम करे,
दैट इज आवर जॉब। तो वो जितनी भी हम कंप्यूटर को जॉब्स दे रहे थे वो साइमल्टेनियसली हम मोर देन वन जॉब असाइन कर सकते हैं, और आपके फोर्थ जनरेशन के सिस्टम इस कैपेबल थे कि वो उनको प्रोसेस कर लें। ओके, और इसके बाद जो आपके पास कंप्यूटर नेटवर्क्स हैं वो काफ़ी अच्छी स्पीड के अंदर और आपको मिलते हैं। कंप्यूटर नेटवर्क की स्पीड हम जज करते हैं डाटा के ट्रांसफ़र रेट से। तो इसमें जो आपके पास फोर्थ जनरेशन में आपके पास ऐसी मशीनें थी जिनके ज़रिए आप जो आपके कंप्यूटर नेटवर्क्स हैं उसके ऊपर फास्ट कम्युनिकेशन जो है वो आप कर पाते हैं। इसके बाद इसके की फीचर हैं सॉफ्टवेयर के हवाले से कि आपके पास जो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है इन पीसीज का वो काफ़ी अच्छा है। मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम एंड कंकरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है वो जाहिर है आपने मल्टी प्रोसेसर को चूंकि डील करना है, व्हेन यू आर डीलिंग विद अ मल्टी प्रोसेसर सिस्टम देन यू मस्ट हैव सम ऑपरेटिंग सिस्टम व्हिच कैन डील विद देम। तो आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम भी उस तरह का होना चाहिए जो कि वहां पर था। सिमिलरली यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम और सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है वो अवेलेबल हो चुका था, आ चुका था। यूनिक्स जो है इसके बारे में है कि ये हमारे पास ओपन सोर्स है, और इसी तरह सी लैंग्वेज जो है वो भी हमारे पास उसका चूंकि ये हायर लेवल लैंग्वेज है और ह्यूमन जो है वो अच्छे तरीके से हार्डवेयर से डील कर सकते हैं अपनी लैंग्वेज के लिहाज से, तो ये भी आ चुकी थी। इसी तरह ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन और प्रोग्रामिंग जो है वो वहां पर थी, और पर्सनल कंप्यूटर नेटवर्क बेस, और इसी तरह यूनिक्स नाम है ऑपरेटिंग सिस्टम का। और जिस तरह विंडोज है माइक्रोसॉफ्ट के लिए, माइक्रोसॉफ्ट ने आपको दी है, इसी तरह ये भी आपका विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम, और इसी तरह यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम भी है, ये नाम है ऑपरेटिंग सिस्टम का। और ये कोई पूछ रहा है कि VLSI ये वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, इसमें ये हमारे पास आईसीज को इंटीग्रेट करने की टेक्नोलॉजी है। इसी तरह आपके पास जो फोर्थ जनरेशन की कैरेक्टरिस्टिक है वो इसमें ये बल्कि नहीं है, ये थोड़े जो सिस्टम थे ये स्मॉल थे, सिस्टम अफोर्डेबल थे, रिलायबल थे, इजी थे, एंड दे हैव मोर पावरफुल एंड रिलायबल मेन फ्रेम सिस्टम्स एंड सुपर कंप्यूटर्स। जो मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर हैं, ये जब हम बात करते हैं अपने सर्वर मशीन्स की, तो हम चाहते हैं कि वो ज्यादा, चूंकि उन्होंने ज्यादा मशीनों को सर्व करना होता है, ज्यादा लोगों को सर्व करना होता है, तो वो हमें हैवी मशीन चाहिए। हैवी मशीन फिर हमारे पास मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर जो है वो अवेलेबल होते हैं। और मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर के ऊपर जब हम अपने सर्वर बनाते हैं उसे, तो वहां पे हम सर्वर वाला ऑपरेटिंग सिस्टम, ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जो सर्वर को डील कर सके, वो इंस्टॉल करते हैं। ठीक है, एंड दे आर टोटली जनरल पर्पस मशीन। फोर्थ जनरेशन में जो हमारे पास मशीन थी वो ये नहीं है कि आपने किसी एक काम के लिए ही मुख्तस कर दिया है उस सिस्टम को, बल्कि आप किसी भी तरह का काम ले सकते हैं। जैसे इससे पहले वाली जनरेशन के अंदर प्रॉब्लम ये थी कि आप कोई एक कर सकते थे वे काम। फॉर एग्जांपल आपने उसे कोई साइंटिफिक थ्योरम को इम्प्लीमेंट करने के लिए लगा दिया, या आपने उसको सिर्फ प्रिंटिंग पर ही लगा दिया, लेकिन इस केस के अंदर ऐसा नहीं है। यहाँ पर आप जो भी काम करना चाहें आप अपने वैसा प्रोग्राम राइट करें और उसके बाद अपनी मशीन से, सिस्टम से वो काम ले लें। These are easier to upgrade and rapid software development possible। यहाँ पे एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर आपको पता होना चाहिए कि डिफरेंट हमारे पास प्रोसेस मॉडल्स हैं, प्रोसेस के तरीके हैं, प्रोसेस अपने सॉफ्टवेयर को बनाने के डिफरेंट वेज हैं, और इन वेज में एक तरीका रैपिड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का भी है जो कि इस फोर्थ जनरेशन में इंट्रोड्यूस हुआ और अब सबसे ज्यादा ये इस्तेमाल होता है। रैपिड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट ने आपकी जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट को फास्ट किया, उसके बाद इसने ज्यादा जो आपके पास एप्स हैं और बाकी चीजें आपको मिलती हैं, ये आजकल इसकी बदौलत है, रैपिड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की बदौलत है। ये कुछ आपके पास एग्जांपल्स हैं, जिस तरह IBM PC है, और इसी तरह आपके पास एग्जांपल है Apple II, TRS, BAX, Cray 1, Cray 2 एंड Cray X। तो ये उन सिस्टम्स के नाम है, उन वेंडर्स के नाम है जिन्होंने फोर्थ जनरेशन की मशीन्स तैयार करके मार्केट में लॉन्च की और लोगों को प्रोवाइड की। अब्दुल रऊफ, आपका कोई क्वेश्चन है?
नो सर। ओके, फिफ्थ जनरेशन 1989 से स्टार्ट है और इसके बाद विकास आप लेट आए हैं। सर जी मैं पढ़ने गया हुआ था, सॉरी। अच्छा चलें ठीक है, अब अपना माइक बंद कर लें। ओके, 1989 से अब तक जो है वो हमारे पास जो जनरेशन है उसमें उसे हम फिफ्थ जनरेशन का नाम देते हैं। और इसके बाद आपको कुछ इंटरनेट पे और भी जनरेशन्स मिलेंगी, लेकिन जो सब पे जिसका कोई इख्तलाफ नहीं है वो हमारे पास 5 जो हैं वो ऑलरेडी मौजूद हैं। ओके, ओके, इसमें जो आपके पास सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के फीचर हैं उसमें हम बात करें तो हमारे पास माइक्रो कर्नल बेस्ड मल्टी थ्रेडिंग और डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ये सॉफ्टवेयर के हवाले से है। तो कर्नल के लिए आपने याद रखना है, आपने आगे और भी सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, खासतौर से आप इसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम का एक सब्जेक्ट आपको अलहदा से पढ़ाया जाएगा। तो ऑपरेटिंग सिस्टम आप यूँ समझें कि जब हम मशीन चलाते हैं तो हमें ऑपरेटिंग सिस्टम की ज़रूरत है, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम ने बाकी जो आपके ऑपरेशंस हैं और बाकी जो सॉफ्टवेयर हैं उनको लेकर चलना है और काम करना है। तो क्या ये ऑपरेटिंग सिस्टम जो है जब सिस्टम चलता है तो उसके उसी वक्त ही लोड हो जाता है? ऐसा नहीं है। मशीन जब आपकी बूट होती है तो बूटिंग के लिए उसके पास रीड ओनली मेमोरी है। रीड ओनली मेमोरी से सिस्टम बूट हो गया। बूट होने के बाद आपके ऑपरेटिंग सिस्टम की जितनी फाइल्स हमें जरूरत है, हम वो जितना पोर्शन ऑपरेटिंग सिस्टम का हमें जरूरत है वो लोड हो जाएगा आपके रैम के अंदर और उसने आपके सिस्टम को चलाना है। तो रैम को डिवाइड कर लिया जाता है, उसका कुछ पोर्शन जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम अपने लिए रिजर्व कर लेता है और बाकी जो आपके काम है, बाकी जितनी भी जॉब्स आप असाइन करते हैं कंप्यूटर को, वो बाकी एरिया के अंदर मैनिपुलेट होती हैं। तो इस तरह आपके पास जो एक पोर्शन जिसमें आपका ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होता है, तो ये रैम में एक अलहदा से एक स्पेसिफिक प्लेस है जहाँ पे हम इसे लोड करेंगे। और क्या ये सारा का सारा लोड हो जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम? नहीं, ऑपरेटिंग सिस्टम का जितना पोर्शन हमें जरूरत है सिर्फ वो पोर्शन लोड होता है। तो उस जितना पोर्शन आप लोड करेंगे रैम के अंदर वो आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम का एक्टिव पोर्शन है और एंड दिस एक्टिव पोर्शन इज कॉल्ड कर्नल। ये चीज आपने याद रखनी कि एक्टिव पोर्शन जो कि रैम के अंदर रिजाइड करता है उसको आप कर्नल कहते हैं। तो माइक्रो कर्नल बेस्ड और मल्टी थ्रेडिंग का कॉन्सेप्ट इस तरह से है कि आपके पास एक जॉब है। और खादिम हुसैन आपका कोई क्वेश्चन है? नो सर। माइक बंद करें अपना। ओके, तो आपके पास जब आप मल्टीटास्किंग करते हैं और मल्टीटास्किंग में एक से ज्यादा जॉब्स आपके पास हैं, अब एक सिंगल जॉब है लेकिन उसके भी आगे फर्दर थ्रेड्स हो सकते हैं, ठीक है? तो ये जो आपके पास डिफरेंट ये थ्रेड्स हैं, इसको एक जॉब और जॉब के आगे जो फर्दर थ्रेड है तो उसमें मल्टी थ्रेडिंग इस फिफ्थ जनरेशन के अंदर ये पॉसिबल है। तो कर्नल मैंने आपसे बताया है कि ये एक्टिव पार्ट है आपके ऑपरेटिंग सिस्टम का। और इसी तरह आपके पास जो हार्डवेयर के हिसाब से जो आईसीज हैं उनकी इंटीग्रेशन अब हमारे पास अल्ट्रा लार्ज स्केल पे हो रही है, ठीक है? तो इस जनरेशन के अंदर VLSI मींस अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन टेक्नोलॉजी के ऊपर हमारे जो आईसीज हैं वो इंटीग्रेट होते हैं। आईसीज आपस में एक दूसरे से इंटीग्रेशन का मतलब है मिलते हैं, मिलके काम करते हैं। तो अल्ट्रा लार्ज स्केल टेक्नोलॉजी जो है वो फिफ्थ जनरेशन की प्रॉपर्टी है। इसी तरह लार्जर कैपेसिटी हमारे पास है। लार्जर कैपेसिटर और लार्जर का मतलब है कि जब आपके पास ज्यादा चीजें आप अपने हार्ड डिस्क के ऊपर स्टोर कर सकते हैं। मेन मेमोरी जो है वो आपकी ज्यादा है। मेन मेमोरी रैम को हम कहेंगे रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है? ये हमारी मेन मेमोरी है। तो रैम का साइज भी ज्यादा अब आ रहा है हमारे पास, ये शुरू में इस तरह का नहीं था।
इसी तरह हार्ड डिस्क और रेड स्पोल्ट, तो ये भी हमारे पास इसके अंदर शामिल है। 5th जनरेशन के अंदर रेड टेक्नोलॉजी जो है ये भी शामिल है। रेड के बारे में कोई बता सकता है कि ये रेड क्या चीज है? एनीबॉडी जिसने रेड डेवलप किया है? होता यह है कि हम अपने डिफरेंट जो हार्ड डिस्क हैं उसमें अब रेड में हमारे पास एक हार्ड डिस्क नहीं है, बल्कि एक से ज्यादा हार्ड डिस्क हैं। हम इसका स्टैक बना लेते हैं, एक से ज्यादा हार्ड डिस्क जो है वो अपनी मशीन के अंदर हम डालेंगे और उसके बाद वो आपको वहां से डाटा देगा। तो जितने भी सर्वर हैं उनके ऊपर आप रेड जरूर डेवलप करते हैं। और ये आपके पास जो इंडिपेंडेंट डिस्क है, आईडी का मतलब है इंडिपेंडेंट डिस्क, ए फॉर एरे एंड आर इज रिडंडेंट। सो यू हैव रिडंडेंट एरे ऑफ इंडिपेंडेंट डिस्क, रेड का जो मतलब है। तो इसमें ये कहाँ पे हम यूज करेंगे? ये अपने सर्वर के अंदर हम यूज करेंगे। और सर्वर के अंदर जब हम इसे यूज करेंगे तो हमारे पास क्लोन या कॉपी जो है वो हार्ड डिस्क की मौजूद रहेगी। तो अगर कोई एक हार्ड डिस्क हमारी खराब भी हो जाती है तो वो दूसरी जो है वो यूज हो सकती है। इसी तरह जो बड़ी मशीनें हैं उसमें वो मशीनें चल रही हैं और आपने उनको स्विच ऑफ नहीं करना, आपने उनको पॉज नहीं करना, वो अपनी सर्विस दे रही हैं। लेकिन फिर भी आप उसके रैम चेंज कर सकते हैं, हार्ड डिस्क चेंज कर सकते हैं, आप उसके बाकी पार्ट जो हैं वो भी चेंज कर सकते हैं। तो ये पॉसिबल है। ओके, ऑप्टिकल डिस्क एज पोर्टेबल एंड रीडर, इसमें इस जनरेशन ने हमें ऑप्टिकल डिस्क जो है वो प्रोवाइड की, जिसको आप सीडीज और डीवीडी रोम्स और ये चीज बोलते हैं। इसके बाद आपके पास नोटबुक्स यानी जो लैपटॉप्स हैं वो हैं, एंड पावरफुल डेस्कटॉप पीसीज हैं एंड वर्क स्टेशन हैं। ये पावरफुल डेस्कटॉप पीसी तो एक बंदे के काम करने के लिए उसमें जितनी भी पावर आपने लगा दी, लेकिन जो आपके वर्क स्टेशन है ये हैवी ड्यूटी किस्म की मशीन है। जिस तरह आपने प्ले स्टेशन का नाम सुना होगा, तो वहाँ भी वर्क स्टेशन जो है वो उसे हम कहते हैं, क्योंकि वो ज्यादा आपको एबिलिटी और कैपेबिलिटी प्रोवाइड कर सकता है आपके काम के लिए। अगर किसी को इत्तफाक हुआ है कहीं पे गेमिंग जोन में जाके वीडियो गेम्स खेलने का, तो वो आपको बकायदा जो वहाँ पे मशीन मिलती है उसके ग्राफिक्स ज्यादा अच्छे होते हैं, उसका प्रोसेसर ज्यादा अच्छा होता है, उसकी स्क्रीन आपको वो बड़ी करके दिखाएंगे और कंट्रोल आपको देंगे। सिस्टम का जो एक वो जॉकी की है वो आपको जो है प्रोवाइड करेंगे। तो ये इस तरह की जो हैवी ड्यूटी मशीनें हैं उसको हम वर्क स्टेशन कहते हैं। पावरफुल सर्वर और सुपर कंप्यूटर जो है वो भी अवेलेबल है। इसी तरह इंटरनेट और क्लस्टरिंग कंप्यूटर जो है वो हमारे पास 5th जनरेशन के अंदर इसने काफी हद तक तरक्की की है। क्लस्टर कंप्यूटिंग का मतलब है कि आपके पास आप एक काम कर रहे हैं और उस काम के लिए आपके पास सिर्फ सिंगल मशीन नहीं है जो आपको ये काम करके दे रही है, बल्कि सिंगल सर्वर भी नहीं है जो ये आपको काम करके दे रहा है, बल्कि आपके पास सेट ऑफ सर्वर्स हैं जो कि ये काम करते हैं, एक काम आपके लिए करके दे रहे हैं। तो वो जो सेट ऑफ सर्वर है उस सेट को हम क्लस्टर कहते हैं। उस सेट को हम क्या कहेंगे? क्लस्टर कहेंगे। जैसे हमारे पास अगर कोई एक आप वेबसाइट लोड करते हैं, कोई एक इंटरनेशनल किस्म की वेबसाइट लोड करते हैं और आप उसके ऊपर से डाटा ले रहे हैं, तो अगर उन्होंने क्लस्टर कंप्यूटिंग के ऊपर वर्क किया है तो इसका मतलब ये है कि कुछ पोर्शन जो है वो आपका हो सकता है कराची में है, कुछ फैसलाबाद में है, कुछ जो है वो सिंगापुर में है और उसका एक और सर्वर जो है वो यूएसए में है। तो इस तरह पूरी दुनिया में हमने सर्वर रख दिए और जब यूजर उसके ऊपर आके काम करेगा तो उसको ऐसा लगेगा कि जैसे मुझे एक ही मशीन से जवाब मिल रहा है। ठीक है, तो उसको ये अंदाजा नहीं होगा कि मुझे, उसके लिए वो एक ही सिस्टम है, क्योंकि वो वाले जितने भी आपके नोड्स हैं जिन्होंने जवाब देना है, जो सर्वर नोड्स हैं, वो एक क्लस्टर परफॉर्म कर रहे हैं। वो आपका क्वेश्चन जो है वो स्क्रीन पे आके तो फ्लैश हो गया है, मुझे जरा दोबारा बताइए, बोल के बता दें, अपना माइक ओपन कर लें, जो भी आपका क्वेश्चन है आप पूछ लें। ओके, इसके बाद आपके पास माइक्रो कर्नल बेस्ड एप्लीकेशन, माइक्रो कर्नल बेस्ड हमें
ये जो माइक्रो कर्नल के मैंने ऑलरेडी आपको बताया है कि आपके पास जो एक्टिव पोर्शन है आपके ऑपरेटिंग सिस्टम का, उसको आप कर्नल कहते हैं, और उसी को जो कर्नल लेवल के ऊपर जब आप मैनिपुलेशन कर रहे हैं और तो उसको हम माइक्रो कर्नल बेस्ड मल्टी थ्रेडिंग। और मल्टी थ्रेडिंग एक जॉब, एक प्रोसेस और उस प्रोसेस के आगे फर्दर प्रोसेस, तो एक प्रोसेस के जो फर्दर प्रोसेस है उसको हम थ्रेड्स कहेंगे। ओके, दोबारा अपना क्वेश्चन भेजिए, मैं इसे रीड करूं जरा। कोई स्टूडेंट बार बार क्वेश्चन भेजा, मुझे पता नहीं चल रहा क्या क्वेश्चन है। या तो आप अपना माइक ओपन कर लें या फिर क्वेश्चन दोबारा भेज दें। सर, कैसे एक कंपनी बहुत से सर्वर यूज करती है और उनका एक मेन सर्वर होगा? ओके, होता यह है कि वही मैंने आपसे बताया है कि जब आपके जो क्लस्टरिंग के अंदर आपका कोई एक सर्वर जो है वो मेन सर्वर नहीं है। अगर वो मेन सर्वर होता तो हम उसे क्लस्टर ना कहते, हम उसे बाकी नोड्स कहते, या उसको हम क्लाइंट सर्वर एप्लीकेशन या क्लाइंट सर्वर बेस्ड कह लेते। लेकिन यहाँ पे जो आपका सर्वर है वो एक क्लस्टर परफॉर्म कर रहा है, जिसको आप डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम और डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम उसके ऊपर चलेंगे। इसी तरह वहाँ पे जो डेटाबेस होती है वो भी डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस होती है। डेटाबेस का एक पोर्शन एक जगह पे है, एक पोर्शन दूसरी जगह पे, एक तीसरी जगह पे, और वो मिलके आपका एक काम कर रहे होते हैं, मिलके आपको जो है वो सर्विस प्रोवाइड कर रहे होते हैं। ओके, और क्वेश्चन आया है कि सर सर्वर ज्यादा हो सकते हैं लेकिन यूजर एक ही सर्वर को यूज करेगा। सर्वर ज्यादा हो सकते हैं तो यूजर भी ज्यादा सर्वर को ही यूज करेगा। तो जो मैंने आपसे बताया है कि उसको ये आइडिया नहीं है कि मुझे ये वाला आंसर कौन सी फिजिकल लोकेशन से आ रहा है, ठीक है, शायद उसको उसकी जरूरत भी नहीं है। उसको अपने डेटा से और अपने आंसर से मतलब है, उसको आंसर मिल रहा है। अब वो उसको आंसर यहाँ पे फैसलाबाद में फैसलाबाद के सर्वर से मिले या वो किसी सिंगापुर के सर्वर से मिले, उसका काम पूरा होना चाहिए। ओके, और आपका क्वेश्चन, सर कैसे एक कंपनी बहुत से सर्वर, अच्छा, जैसे ऑफिस में नेटवर्क। एक और क्वेश्चन आपका आया हुआ है कि हाँ, जैसे ऑफिस में नेटवर्क है तो ये इसको हम लोकल नेटवर्क कहते हैं, और इसी तरह जब ये नेटवर्क आप बढ़ा दें इसकी रेंज, एक ऑफिस से दो ऑफिस को कनेक्ट कर दें, तीन ऑफिस को कनेक्ट कर दें, तो जाहिर है वो फिर नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स जो है यही आपका इंटरनेट है। एंड सर, बूटिंग मीन्स जब आपका सिस्टम शुरू होता है, स्टार्ट होता है, आपने प्लग इन किया, आपने पावर का बटन दबाया, और उससे लेकर आपके ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होने तक जितना भी आपका वो सिनेरियो है, वो क्या है, उसको हम कहते हैं बूट प्रोसेस। और बूट प्रोसेस जो है वो रोम से शुरू होता है, रीड ओनली मेमोरी से शुरू होता है। रीड ओनली मेमोरी में वो इंस्ट्रक्शंस पड़ी होती हैं जो कि सिस्टम को बूट करवाती हैं। कर्नल दोबारा बता दें, ठीक है। ओके, इसके बाद इसकी जो की करैक्टरिस्टिक है वो आपसे मैंने बता दी कि इसमें रैपिड ऐप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है और जनरल पर्पस मशीन है, और ठीक है, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी में इसके बाद हमारे पास मल्टी थ्रेडिंग है। मल्टी थ्रेडिंग का मैं आपसे बता रहा था कि एक आपके पास एक जॉब है, एक प्रोसेस है जिसको सिस्टम में प्रोसेस करना है, उसका प्रोसेसर उसको प्रोसेस करेगा। ये हो सकता है कि कुछ सब प्रोसेस जो है वो भी हमारे पास अवेलेबल हो। अब वो जो सब प्रोसेस हमारे पास अवेलेबल है उनको हम उसी एक प्रोसेस के सब प्रोसेस, उसको हम थ्रेड्स कहते हैं। तो ये जो मल्टी थ्रेडिंग है ये भी 5th जनरेशन में इस पे भी काम लिया गया है। पैरेलल प्रोग्रामिंग लाइब्रेरीज लाइक MPI एंड PVM, तो आपके पास डिफरेंट जो है वो पैरेलल प्रोग्रामिंग जो है वो पॉसिबल हुई है इस जनरेशन के अंदर। और मैसेज पासिंग जो है वो
एक टेक्निक है जो जावा के अंदर हम यूज करते हैं, तो वो टेक्निक 5th जनरेशन से पहले हमारे पास अवेलेबल नहीं थी, तो जिसको हम ये कहते हैं मैसेज पासिंग टेक्निक। तो मैसेज पासिंग इंटरफेस आपके पास अवेलेबल है, और उसके बाद पैरेलल वर्चुअल मशीन, जिसके ऊपर आपके जो पैरेलल प्रोग्रामिंग की लाइब्रेरीज हैं वो चल सकती हैं, पीवीएम जिसको हम एब्रीविएट करेंगे, पैरेलल वर्चुअल मशीन। तो ये चीज़ें, और जावा हमारे पास 5th जनरेशन की पैदावार है। इसके बाद www हमारे पास जो है वो है, और मल्टीमीडिया इंटरनेट एप्लीकेशंस जो हैं वो उनकी भरमार हो गई है इस जनरेशन में, एंड मोर कम्प्लेक्स सुपर कंप्यूटिंग एप्लीकेशंस, और हमारे पास जो सुपर कंप्यूटर की और ज़्यादा कम्प्लेक्स एप्लीकेशंस हैं वो भी मौजूद हैं। MPI इज फॉर मैसेज पासिंग इंटरफेस। और बूटिंग का मैंने आपको बता दिया है कि बूट जो है, जब सिस्टम को आप प्लग इन करते हैं और उसका स्विच ऑन करते हैं, तो उससे लेकर ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होने तक जो प्रोसेस है उसको हम बूट प्रोसेस कहते हैं। ओके, ये मैंने आपको भी बता दिया है कि मैसेज MPI मैसेज पासिंग इंटरफेस जो कि 5th जनरेशन की प्रोग्रामिंग टेक्निक है। ओके, इसके जो हमारे पास रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम्स हैं इस जनरेशन के, वो पेंटियम है, IBM नोटबुक्स हैं, सन एंड सोलारिस वर्कस्टेशन है, IBM SP/2 का वर्जन जो है, IBM का SP/2 वर्जन जो है वो 5th जनरेशन कंप्यूटर आपको प्रोवाइड करते हैं, और SGI ओरिजिन 2000 एंड पैरम 10,000, ये हमारे पास वो वेंडर नेम है जिन्होंने इसमें अपनी सिस्टम 5th जनरेशन की मशीनें जो है वो प्रोवाइड की हैं। ओके, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जो कि कंप्यूटर में यूज होती हैं, उसमें वैक्यूम ट्यूब्स थी जो कि अब ऑब्सलीट हो चुकी हैं। इसके बाद ट्रांजिस्टर है जो कि अभी भी इस्तेमाल हो रहा है, और आईसी चिप कैसे होती है ये आपको पता होना चाहिए, जो कि इम्पोर्टेंट चीज है। इंटीग्रेटेड सर्किट जो है, इसके ऊपर गेट्स होते हैं, ये मैं आपको बता देता हूँ। आप डीएलडी में गेट्स कैसे होते हैं वो आप पढ़ लेंगे, लेकिन इसमें जो है वो गेट्स होंगे, एंड और नॉट, और उनके कम्बिनेशन, और इवन सर्किट कम्बिनेशन की आईसीज भी आपको मिलती हैं। ये आप यूं समझ लें कि ये एडवांसमेंट है, पहले वैक्यूम ट्यूब्स और इसके बाद वो आईसी को डिफरेंट। ये आपके पास जो डिफरेंट वर्ड्स हैं एंड फ्रेजेस हैं जो कि हमने अभी यूज किए हैं। कंप्यूटर सपोर्टेड कोऑपरेटिव वर्किंग, CSCW से बनेगा। गार्बेज इन गार्बेज आउट जो है, ये हमारे पास GUI ग्राफिक यूजर इंटरफेस। फिर हमारे पास IC इंटीग्रेटेड सर्किट, VLSI लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, MSI मीडियम स्केल इंटीग्रेशन, PC पर्सनल कंप्यूटर, SSI स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन, एंड VLSI अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। जी शोएब। ओके, थैंक यू। आप हमारा जो लेक्चर है वो आज का कंप्लीट हो चुका है, तो इसमें अगर किसी का कोई क्वेश्चन तो आप पूछें, क्वेश्चन पूछ लीजिए। ओके, मैं आपको सेशन एंड करने लगा हूँ। ठीक है, थैंक यू जी। साबिर, सर इसमें हमें याद क्या करना है? आपने कुछ भी याद नहीं करना, आपने बस ये चीजों को समझना है कि ये क्या है। इसमें से पेपर वगैरह तो नहीं कुछ आएगा? पेपर तो वो अनसीन होता है, वो तो नहीं पता क्या आएगा क्या नहीं आएगा। जैसे इसमें से कोई MCQs या कोई शॉर्ट क्वेश्चन वगैरह? पेपर आप देते रहे हैं अब तक, आपको पता ही होगा कि कैसा होता है क्वेश्चन पेपर। पेपर अब मैं आउट तो नहीं कर सकता। ठीक है सर। ओके, और कोई क्वेश्चन? नेक्स्ट लेक्चर होगा अब? नेक्स्ट लेक्चर, अब आज का दिन का लेक्चर कंप्लीट हो गया। ठीक है सर, थैंक यू।
ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। सर जी बुक का नाम क्या है?